बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तानियों को बहुत कुछ सिखाने का दिन है। एक ऐसा दिन जहां हमने गलतियां की, लेकिन कौमें अपनी गलतियों से सीख कर ही आगे बढ़ा करती हैं। 1971 एक ऐसा दिन जहां पाकिस्तान को दो लख्त किया गया। सिर्फ दो लख्त नहीं किया गया, बल्कि दिल को चीर दिया गया और चाक चाक करके दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जो कि अपने मसाइल को आपस में हल कर सकते थे, उसके बीच में जब दुश्मन पड़ा तो दुश्मन ने कोई कसर बाकी ना छोड़ी और इन दोनों ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को अलग अलग मुमालिक में डिवाइड कर दिया। अब जो हुआ सो हुआ, जो गलतियां हुई वो भी हुई, हमारी तरफ से भी हुई, वहां से भी हुई। दुश्मन ने उन दोनों गलतियों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया भी। अगर 1971 की बात की जाए तो हम लोग अक्सर आर्मी के किरदार की बात करते हैं। वहाँ एयरफोर्स ने भी एक बड़ा अहम किरदार अदा किया और 1965 की तरह 1971 के अंदर भी एक लाजवाल महारत की कहानी रकम की। 14 फ्लाइंग स्क्वाड्रन ने पार्टिसिपेट किया और दो स्क्वाड्रन, जो 2 नंबर स्क्वाड्रन था उसके अंदर विंग कमांडर अली असगर रंधावा 43 ग्राउंड अटैक मिशन के अंदर थे। 5 स्क्वाड्रन इन सरगोदा था, 6 स्क्वाड्रन चकलाला एयरबेस से, 7 स्क्वाड्रन मियांवाली, 9 स्क्वाड्रन सरगोदा, 11 स्क्वाड्रन सरगोदा, 14 स्क्वाड्रन, 15 स्क्वाड्रन मुरीद एयरबेस, 17 स्क्वाड्रन रफीकी एयरबेस, 14 स्क्वाड्रन सरगोदा एयरबेस, 19 स्क्वाड्रन PF बेस मसरूर, 23 स्क्वाड्रन रिसाल वाला एयरबेस, स्क्वाड्रन जो 25 स्क्वाड्रन है वो भी, और 26 स्क्वाड्रन पेशावर एयरबेस से तमाम ने पार्टिसिपेट किया। मामला कुछ इस तरह से है कि दुश्मन बन के बंगाल की तरफ भी पाकिस्तान के हवाले से एक नफरत फैलाई गई और पाकिस्तानियों के अंदर दूसरी तरफ से एक टेरर फैलाया गया। ये तमाम चीज़ें तो हैं, लेकिन ऐसी कहानियाँ हैं जो कि हमें उम्मीद देती हैं। एक ऐसी ही कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो उस टाइम पर दिल टूटा था या चीर चीर के साइड पे बिल्कुल उसका शिराजा बिखेर दिया गया था, वो एक बार फिर जुड़ सकता है। दोस्ती का कदम आगे बढ़ सकते हैं, मामलात को बेहतर किया जा सकता है, माजी को सीख के उससे तलखियों को भुलाकर दूरियों को कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे एक और 16 दिसंबर के हवाले से एक ऐसा सानेहा जिसने पाकिस्तानियों को एक बार फिर लर्जा दिया, और वो सानेहा था आर्मी पब्लिक स्कूल का। और ताहिरा काजी साहिबा जो उस टाइम पे प्रिंसिपल थी, उनका नाम कौन भूल सकता है। एक ऐसी शहीद जिन्होंने माँ होने का हक अदा किया। उनके साहबजादे आज हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले सेगमेंट के अंदर कर्नल फर्रुख से उनकी कहानी जानेंगे कि जो उस टाइम पर भी बंगाली और पाकिस्तानी या यहाँ के वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और प्यार मौजूद था, अब भी मौजूद है। उसको एक बार फिर से किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। 1971 पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा बाब जिसको आज भी याद करके दिल रोता तो है, लेकिन अब हम लोगों को आगे की तरफ देखना है, और आगे के लिए ये बात ज़रूरी है कि हम अपने माजी से कंप्लीट मुतमईन हो जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें या प्रोपेगेंडा जो कि हम लोगों को हमेशा से बता दिया जाता रहा, उसके अंदर कुछ में सदाकत नहीं थी, बेशतर में सदाकत नहीं थी और कुछ में सदाकत थी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री सामने आई है, सेपरेटिंग ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान, द अनटोल्ड स्टोरी। जावेद जब्बार साहब की ये एक डॉक्यूमेंट्री है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर बहुत सारी अनटोल्ड फैक्ट्स भी सामने आए हैं, लेकिन अनटोल्ड फैक्ट्स और ह्यूमैनिटेरियन फैक्ट्स और भी बहुत सारे हैं जो कि 1971 से हमारे सामने ना आ सके। कुछ ऐसी कहानियाँ जो कि दिल को छू लेती हैं, कुछ ऐसी कहानियां जो कि बताती हैं कि किसी भी तरीके से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का दिल जुदा ना था, शायद सियासत ज़रूर जुदा थी। लेकिन इसी
तरह की एक कहानी सुनाने के लिए हमारे साथ एक मेहमान आज मौजूद है। उन्होंने अपनी किताब भी लिखी, उस किताब के अंदर भी अपनी स्टोरी का जिक्र किया और वो किताब मैंने कई दफ़ा पढ़ी और मैंने ये सोचा कि आज आप लोगों के सामने उनकी स्टोरी लेकर आई जाए। कर्नल फारूक जिस टाइम पर 1971 के तमाम मामलात बन रहे थे और आगे बढ़ रहे थे तो बांग्लादेश में मौजूद थे, लेकिन आज मैं आपको ये स्टोरी नहीं सुनाने के लिए आई कि किस तरीके से जंग हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि दिल तब भी जुड़े थे और दिल अब भी जुड़ सकते हैं। कर्नल फारूक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। कर्नल साहब, आपने जो किताब लिखी वो तो अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन आज मैं आपसे दरख्वास्त ये करूँगी कि अपनी पूरी की पूरी दास्तां जो आपने कई पन्नों के अंदर रकम की है, आज वो आप हमारे नाजरीन के सामने 15 से 20 मिनट के अंदर बताइएगा ज़रूर कि आप बांग्लादेश में कहाँ थे, किस ओहदे पर थे, क्यों थे और वहाँ क्या हुआ। मैं 30 सितंबर 70 को वहाँ पर पहुँचा। मेरी तैनाती हुई थी ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स, वो फोर्स जो कि 15,000 की ये फोर्स थी और जो पूरे बंगालियों पर मुश्तमिल थी और उसमें सिर्फ ऑफिसर्स और टेक्निकल स्टाफ वेस्ट पाकिस्तान से भी था। तो मेरा काम वहाँ पर था बंगालियों के साथ। रिहाइश मेरी धान मंडी में थी और मेरी सारी दोस्ती वो यूनिवर्सिटी में थी, क्योंकि धान मंडी के जितने सीनियर लोग थे उनके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उन दिनों धान मंडी वॉज द ओनली पॉश लोकेलिटी ऑफ ढाका और गुलशन जो था ये अभी डेवलप हो रहा था। इन्हीं कहानियों में एक वो कहानी भी थी जब मैं एक वेस्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मिलने गया ढाका में, तो वहाँ पर कर्जन हॉल है, कर्जन हॉल के सामने एक ग्रुप खड़ा हुआ था जहाँ पे बंगालीज ने मुझे टॉन्ट किया। वो ऐसे आवाज़ें कसे और वहीं पर एक खड़ी हुई एक डोमिनेंट जो उनमें से लड़की थी, उसने उनको डांटा। एक असूल परस्त किस्म की, बहुत खूबसूरत, वेरी हाइटेड एंड ऑल दैट। खैर मैं उन लोगों को मिल के जब वापस आया तो मेरी उससे मैं रुक गया, क्योंकि वो बॉयज़ जा चुके थे, वो खड़ी हुई थी। तो खैर मैंने उनको शुक्रिया अदा किया और उन्होंने 2-4 अल्फाज में मेरे साथ जो था वो बात हुई। तो मुझे ये एहसास था एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि उनके जो आँखों का, पलकों का उठना और गिरना था, उससे मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी कुछ एक्सेप्टेंस हो गई है। और ख़ास तौर पर जब नौजवान इन दिनों में जाते हैं, मौसम अच्छा, वहाँ का ग्रीनरी, एक नई चीज़ होती है, कोई घर का फिक्र फाका तो होता नहीं है, तो हर चीज़ में उस वक़्त एक जैसे महक होती है, इवन फ़िज़ा में लगती है। तो मुझे वहाँ मेरी एक अजीब सी महक का मुझे एहसास हुआ। और इस तमाम दौरान में कर्नल साहब, जिस दौरान में आप लोगों के एहसास बढ़ रहे थे, उस दौरान में बांग्लादेश में सूरत हाल क्या थी, मुक्ति बाहिनी के हालात क्या थी, कितनी इंग्रेस हो चुकी थी इंडियन एजेंडा की बांग्लादेश में? उस वक़्त ये था कि 2 महीने तो हमें खामोशी के मिल गए, अप्रैल और मई, क्योंकि ऑपरेशन चल रहा था। बाहर की फील्ड में जो मेन सिटी हमारे कब्ज़े में थे और मुक्ति बाहिनी ऑफिशियली एज फोर्स ऑर्गेनाइज नहीं हुई थी। लोग इंडिया की तरफ हिजरत कर रहे थे और वहाँ पर ये ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। तो पहले खुद तकरीबन 2 महीने हमें इस तरह के मिल गए, अनडिस्टर्ब किस्म के। उसके बाद जैसे जैसे हालात वहाँ बढ़ने हुए, मुक्ति बाहिनी को उन्होंने पहले तैयार किया चारों तरफ और वहाँ पे 21-22 कैंप्स उन्होंने बनाए और वहाँ से वो ये था कि पहले उन्होंने बॉर्डर्स के साथ साथ हमारी फोर्सेस के साथ टकराना शुरू कर दिया। राइट। अब ये बात, एक चीज़ जो ख़ास आती है वो ये आती है कि मैं उस वक़्त एक अजीब सी फीलिंग थी मेरी एज अ सोल्जर, यंग सोल्जर, और वो ये थी कि प्राइड एक बहुत ज़्यादा होता है 65 आवर के बाद कि जी हमें कोई नहीं हरा सकता, ना हमारे करीब लग सकता है। फिर हमने इतने लोगों को जब काबू कर लिया था तो ये भी मेरा वो एटीट्यूड था। वेयर एज वो बंगाली थी, उसको एक एक चीज़ का पता चल रहा था और वो उन्हीं दिनों से ही थोड़ा थोड़ा परेशान होने लग गई और फिर उसके डिज़ायर थी कि वो वेस्ट पाकिस्तान हम चले जाएं। हर वक्त वो उसका ये डिज़ायर थी कि हम वेस्ट पाकिस्तान चले जाएं, शायद हमारा बेहतर हो जाए। इसी तरह जुलाई अगस्त में मुक्ति बाहिनी ने शहरों तक पहुंचना शुरू कर दिया था।
ढाका तक पहुंचना शुरू कर दिया था। राइट। लेकिन ऑपरेशन फिर एक हुआ अगस्त में, और उसको उठा के हमने धकेल दिया। और ये वो वक्त है जब हमारा बाकी का जो पीरियड है वो इसी सूरत में, उसकी परेशानी बहुत परेशान होती थी, और अपने से ज़्यादा मेरे लिए। इतनी देर में काफ़ी सारी चीज़ें हुई और मुलाकातें भी होती रही। एक अच्छी ज़िंदगी का मैं खुद उस ज़िंदगी में डूब चुका था। आपका उनकी फैमिली के साथ उठना बैठना था, उनके साथ मिलना मिलाना था, उनके वालिद के साथ, उनकी वालिदा के साथ? बहुत ज़्यादा जी, बिल्कुल। वो उनका उसका भाई भी मेरा दूसरा एज मेट था, उनसे हमारी दोस्ती थी। फिर उनके वालिद साहब बहुत अपनी इकलौती बेटी के लिए बहुत नरम गोशा रखते थे, और मेरे से भी वैसे ही प्यार करते थे। और उनके आना जाना मेरा उनका खासा था, बल्कि हमने उस वक्त तक इतने थिक हो गए थे कि वी हैड डिसाइडेड टू लिव टुगेदर। सही। और शादी का इरादा कर लिया था। फिर उसके बाद ये था कि किसी को एतराज़ भी नहीं था। इनफैक्ट फिर उसके बाद ये था कि मैं, जैसे होता है, वो मेरा एक सीक्रेट जो था लीक आउट हो गया। मेरे ब्रिगेडियर साहब ने मुझे पकड़ लिया था। फिर उन्होंने काफ़ी, उनका ये था, उनका मौक़िफ़ ये था कि पंजाबी लोग, जब ये जो वेस्ट पाकिस्तानी हैं, ये इधर से रिश्ते तो कर लेते हैं, निभा नहीं सकते। सही। और मुझे उनको यकीन दिलाना था कि निभाएंगे। और ये जो फिर मैंने ब्रिगेडियर उनकी साहब थे, मुलाकात ये भी करा बंगाली दी। थे? वो नहीं जी, नहीं, ये यहाँ वेस्ट से पाकिस्तानी। जेल से, चकवाल से थे। ठीक। वेस्ट पाकिस्तानी थे। राइट। और बड़े डेकोरेटेड ब्रिगेडियर थे। राइट। तो उसके बाद जब मैंने मुलाकात करा दी, तो वो उनके वालिद साहब से भी मिलते थे, सीनियर अफसर थे वो। और वो बजाते खुद, उनके वालिद जो थे, एक स्टॉन्च, बहुत, यानी कि जिसको कहते हैं ना, सॉलिड पाकिस्तानी वो थे, इंतहाई मुहिब वतन। और उनका जो था वो खुद इस तरह के थे। फिर उसके बाद बहुत सारे अपहीवल्स आए हैं, अपहीवल्स आते रहे, हम चलते रहे। फिर ये था कि मुक्ति बाहिनी में उसकी एक कज़न थी, जो कि उन दिनों पहले तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो ये था कि शी हैड जॉइंड मुक्ति बाहिनी। उनकी एक लीडर थी, स्टूडेंट लीडर। उसने काफ़ी इसके ख़िलाफ़ चक्कर चलाया, इसको काफ़ी बिडेवल करती थी, बहुत परेशान करती थी, लेकिन ये अपनी वहीं मेरे साथ थी। हमने इस तरह करके सावन में भी बहुत से फंक्शन हुए, हम निकले भी, सब कुछ करते रहे। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था कि मुक्ति बानी पीछे पड़ गई थी। उनको अब इनका टारगेट, ये टारगेट जो लेते थे ना, ये एक टारगेट बन चुके थे। और फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच किया जा रहा था कि किसी तरीके मुझे ये इन्वॉल्व करें। और उस टाइम जो पे कि कर्नल एंड में साहब जब आपका नवंबर में आए रैंक हैं, क्या था, तो इफ आई मे आस्क? कैप्टन था जी, मैं जूनियर कैप्टन था। जूनियर कैप्टन। आप तक रसाई के लिए मुक्ति बाहिनी ने जिनसे आप शादी करना चाहते थे, उन तक रसाई की, और आपको पकड़ने के लिए उनसे कोई डिमांड भी की? जी बिल्कुल। और ये कब का उनकी टाइम ये है बात साहब? थी कि देखो, आप हमारे टारगेट पे हो। ये मैं अर्ज करता हूँ ना, एक ही डिमांड थी कि ये कप्तान पकड़वा दो हमें किसी तरीके से। ये जो पंजाबी कप्तान आता है ना, पंजाबी कप्तान कहते थे, तो इससे जान छुड़ा, इसको हमारे हवाले कर दो किसी तरीके से, और तुम्हें माफ़ी है। इस पर सोनिया ने स्टैंड किया। उसने कहा जी, सवाल ही पैदा नहीं होता, आई विल डाई बिफोर ही डाइज। कहा करती थी कि अगर मौत आई तो मैं पहले जाऊंगी। यहाँ तक थी, बहुत प्यार करती थी, पागल हुई थी बिल्कुल। उसके जो था मेरे दोस्त भी जो मेरे साथ रहते थे, वो कहते थे वो तेरी पागल आई है। अच्छा खैर, तो उसका ये था कि फादर उनके जो थे, उन्होंने भी उसका मौक़िफ़ को साथ दिया। एक तो वो खुद बहुत आर्डेंट थे पाकिस्तान के साथ और मुहिब वतन थे। दूसरा ये था कि इकलौती बेटी को बहुत प्यार करते थे। वो हमें साथ बिठा के तस्वीरें लेते थे, इवन उसकी बर्थडे पे। फिर ये था कि वो जो था, मेरे लिए उसने गाना गाया था, तो मैंने उसके बंगाली सीखी। मैंने उसकी बर्थडे पे गाना बंगाली का पेश किया। और उस दिन मैंने ये समझा कि लोग जो थे, एक दफ़ा वो हैरान हो गए। ये उन लोगों की एक कमज़ोरी भी थी, लैंग्वेज, कि एक वेस्ट पाकिस्तानी इस हद तक चला जाएगा। ये लोग जो थे काफ़ी, लेकिन उससे एट द सेम टाइम उसी दिन की पूरी रिपोर्ट मुक्ति बानी को भी पहुंची थी।
बहरहाल मैं जितना भी ये उनके खिलाफ चलता रहा काम, एक तो वो अपने जाहिर नहीं करती थी और दूसरा ये था कि मैं परवाह नहीं करता था कि जब वक्त आएगा देखा जाएगा। ये हमें नवंबर के दिनों में ले आता है जबकि इंडिया हमला कर देता है और मुक्ति बाहिनी हमारे चारों तरफ घेरा तंग कर देती है। उन दिनों फिर मैं पीर खाना में शिफ्ट होता हूँ, वो मुझे वहाँ पे भी मिलने आती रही है। यहाँ तक उसको किसी ने बताया कि कोई एक आदमी है, कोई बुजुर्ग है, कोई समथिंग लाइक दैट, तो उसके पास भी पहुँच गई और मुझे आकर उसने खुशखबरी दी कि मैंने तुम्हारी दराज़ी उम्र के लिए दुआ की है। और वो कहता है कि उसको कोई नहीं खतरा। तो यूँ रहा कि उसने मेरी ही उम्र की दुआ की, उसकी तो कबूल हो गई लेकिन मेरी कबूल नहीं हुई। और फिर इसी तरह हमारी इस तरह की मुलाकातों में वो वक्त आ गया जबकि हमारे हालात ख़त्म हो गए, मामला ही ख़त्म हो गया। यानी कि फोर्सेस का जो लड़ाई जो थी ढाका के अंदर जब दाखिल हो गई थी और ये ऑर्डर हो गया था, सीज़ फायर हो गया, सरेंडर हो गया, तो उसके उस दिनों में उनकी हालत बहुत बुरी थी। यानी कि ये था कि एक बुरी तरह से जिसको कहते हैं, फिर लेकिन फिर वो यही थी कि मैंने मिलना है। जब इंडियन आर्मी आ चुकी थी तो उसके बावजूद वो हमारे घर से, वहाँ से जो मेरे नज़दीक वाला घर था वहाँ तक वो आ गई थी और बाहर इंडियन थे, आर्मी की गाड़ियाँ फिर रही थी, लेकिन मैं भी गया, मैं मिलने के लिए गया। और उस दिन जब वो मेरी आखिरी मुलाकात थी और मैंने जब उसको छोड़ा तो पहले वो शोर मचाती थी कि मैंने साथ जाना है। फिर उसके बाद ये था, दूसरा उसका था कि मैंने नहीं जाने देना। लेकिन जब बाहर लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए और मेरी ज़िंदगी को ख़तरा महसूस हुआ तो उस वक़्त उसने बाहर देखा और फिर उसका ये था कि चले जाओ, ये बहुत ज़ालिम है, मार देंगे। और जब मैंने उसे आखिरी बार छोड़ा तो वो इतनी खूबसूरत और वो जो इतना उसके दहकता हुआ चेहरा और वो सारा एक मिट्टी का ढेर होकर गिरी पड़ी थी। लेकिन मुझे निकलना था क्योंकि उन बरसती गोलियों में मुझे निकल के आना था। एक उम्मीद थी जिसके साथ इंसान ज़िंदगी गुजारता है। बहुत ट्राई किया, उसके बाद जो इंडिकेटर मिले वो ऐसा ही लगा, ना मैंने उनको देखा ना मिल सके। इंडिकेटर ऐसा ही दिखा रहे थे जैसे पूरे घर को तबाह कर दिया गया है। और बंगाली इसी तरह ही करते थे, मुक्ति वाले, जो लोग पाकिस्तानियों के साथ चले, जो पाकिस्तानियों के साथ हमदर्द थे, उनके साथ इसी तरह करते थे। 2.5 लाख उन्होंने कत्ल कर दिए थे लोग। तो अब पूरा खानदान जिन सोनिया की आपका जिक्र कर रहे हैं और अपनी किताब के अंदर भी आप बड़े नर्म लहजे और नर्म अल्फाज में उनका जिक्र करते हैं, जो पाकिस्तानियत के लिए और पाकिस्तान के लिए जिनका दिल धड़कता था, जिनके वालिद ब्यूरोक्रेट थे, उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता था, उनके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया गया। इंडिकेटर सब यही हैं। इंडिकेटर जो है ना वो यही है कि उसके बाद, क्योंकि मैंने उनके इंडियन उसमें कैप्टिविटी में था मैं उस वक़्त, हमें 10 दिन रखा गया था ढाका कैंट में। वहाँ से एक रात निकल के, मैंने किताब में भी लिखा है, मैंने उनके घर के ऊपर भी जाके देखा तो वहाँ ऐसे ही लगता था जैसे कोई नहीं। मेरा ख्याल था कि शायद वो निकल गए, एक भाई उनका निकल गया था। और उसके बाद उसको मैंने 6 साल तो मुतवातर तलाश किया, रेड क्रॉस के ज़रिए से और भी जो रिसोर्सेज मिलती थे उनके ज़रिए थे। लेकिन उसके बाद फिर मैंने लास्ट जो एफर्ट की वो 2016 में थी। वहाँ पर ये आमिर गौरी का भाई बिलाल गौरी वहाँ पर सर्विस करता था ढाका में, उसको मैंने नंबर दिए थे, वो जगह बताई थी और वहाँ से उसको भी कुछ नहीं मिला। अब जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि वो मैं क्यों समझता हूँ कि सब इंडिकेटर है, मुझे उस पर यकीन, मुझे अपने पे यकीन ना हो तो और बात है, लेकिन मुझे उस पर यकीन था कि अगर वो ज़िंदा होती तो मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालती। मैं उससे मुझे इतना यकीन था। और अब तो ये है कि फिर मैंने कहानी इसी तरह जी। अच्छा कल साहब, ये कहानी ऐसी है कि 1971 के अंदर मुल्क नहीं टूटा, दिल टूट गए, एक दूसरे से अलग हो गए वो लोग जो कि एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये बांग्लादेश में रहने वाले
और पाकिस्तान में रहने वाले, जो उस टाइम पे वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान था, इन दोनों मैं आपको लोगों एक की और कहानी। अनोखा बात बताऊं। लेकिन कर्नल साहब अब हमें एक और आगे- बात बताऊं। जी एक और बात बताऊं कि जब वहां से निकला था, मैं कैद हो चुके थे हम, जी बखुदा मैंने अपने सीने पर बहुत से बंगालियों के आंसू लगे लिए हैं। आखिर तक बंगाली प्यार करने वाले लोग थे। हालात मिसहैंडल हुए इनिशियली, वो और बात है, लड़ भी पड़े और बात है, लेकिन असल क्या था कि 10% लोग हमारे शाना बशाना थे, जो टोटल आबादी का 70 लाख बनते हैं। जी 10% लोग वो थे जो हमारे मुखालिफ खड़े हुए थे लड़ने के लिए, वो भी 70 लाख बनते हैं। 80% लोग जो थे, उनमें से आधे जो थे वो उनसे डरते और हमसे प्यार करते थे, और आधे हमसे डरते और उनसे प्यार करते थे। लिहाजा वो एक ऐसा मौज था कि जब उन पहुंच जाते थे लोग, जिसकी एक्सेस हो जाए वो उनको दबोच लेता था। वरना पाकिस्तानी आज भी, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक मुल्क होना तो खैर कहना भी नहीं चाहिए, आई वुड से दैट, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन वननेस फ्रॉम इनसाइड कैन बी रिस्टोर्ड इवन टुडे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली कर्नल साहब। मैं यही इसी की तरफ बात करना चाह रही थी कि देखिए उस टाइम पर मुल्क दो लख्त नहीं हुआ, बल्कि एक दिल दो लख्त हो गया, और इसका पूरा फ़ायदा हमारे दुश्मन ने बेसिकली उठाया। उसने नफरतें भी भरी और दोनों अतराफ जो हैं वो मजालिम करके अगले के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए। कुछ हमारी गलतियां कोताहियां भी थीं, कुछ वहाँ से भी चीज़ें जो हैं वो मिसहैंडल हुई। लेकिन कर्नल साहब अब दोनों ममालिक अलग अलग हैं, दोनों ममालिक यकजा तो नहीं, लेकिन दिल तो फिर भी यकजा हो सकते हैं ना कर्नल साहब? जी बिल्कुल हो सकते हैं। मैं आपको अर्ज करूं, अब भी वो अपने और प्यारे लगते हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने ये किताब लिखी है, निस्फ सदी की बात है, ठीक है। मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने बिल्कुल अपने जहन से, अभी भी अगर मुझे कोई आप अभी पेंसिल दे दें तो मैं एक एक शहर, एक एक गली का नक्शा बना के एक एक बंदे का बता सकता हूँ, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये तो मुझे लगा ही नहीं कि निस्फ सदी गुजर गई, सो फॉर सोनिया इज कंसर्न। वो कहते हैं ना कि ये दूरियां तो मेरे होश का तकाजा है, वगरना कौन से लम्हे वो मेरे पास नहीं। वाह। मैं तो आज अपने दिल से ये कहता हूँ, और यही चीज़ मेरा लिखने का मकसद भी था। पाकिस्तान आज भी बेहतर हालात पैदा करे तो वो दूर नहीं, हम वननेस में आ जाती दुनिया श्रिंकिंग है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कर्नल साहब अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करने का और इसके ज़रिए एक बार फिर कुर्बतों का एक जो पौधा है वो लगाने का बहुत शुक्रिया, आपने शो में ज्वाइन किया। मैं अभी ब्रेक की तरफ जाऊंगी नाज़रीन। एक और सानेहा 16 दिसंबर को पेश आया, और वो अभी रीसेंट सानेहा है, जहां हमारे तकरीबन 150 बच्चे और असातिज़ा शहीद कर दिए गए थे APS सानेहा के अंदर। इस हवाले से भी बात करेंगे। एक दीदा दलेर खातून, एक ऐसी खातून जिन्होंने वाकई में स्कूल के तमाम बच्चों की माँ बनकर दिखाया। उनकी बात करेंगे, उनके साहबजादे से जो प्रिंसिपल थी आर्मी पब्लिक स्कूल की उस टाइम। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, एक वाकया, एक सानहा जिसने हमारे दिल चीर दिए, वो 1971 में पेश आया था, लेकिन वो दिल जोड़ने की कोशिश जारी है और जारी रहेगी, क्योंकि बांग्लादेश में भी हमारे भाई हैं, एंड वी मीन ऑल द वेल दैट वी विश फॉर आवरसेल्व्स फॉर देम एज वेल। एक और दफ़ा 16 ही दिसंबर को हमारा दिल चीरा गया, और वो दहशतगर्दों की जानिब से था। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में हमले की सूरत में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की। उनसे कुछ दिन पहले तक कुछ फैक्शन से बातचीत चल रही थी, और एक बार फिर उस दुश्मन ने हमें धोखा दिया। उस दुश्मन ने हमें एक बार फिर ये रियलाइज़ कराया
कि वो शख्स जो बच्चों पर रहम ना करे वो कैसे अपने वादे को पूरा कर सकता है, और जो वादा पूरा ना करे वो मुसलमान कैसे हो सकता है। 16 दिसंबर जब एपीएस पे हमला हुआ, उस वक्त एपीएस की प्रिंसिपल ताहिरा काजी साहिबा दीदा दलेरी से दहशतगर्दों के सामने खड़ी हो गई और कहा कि इन बच्चों की तरफ जाने से पहले मुझसे बात करो, मैं इनकी माँ हूँ। और उन तमाम बच्चों ने, वो जो 150 शहादतें हुई टीचर्स की, बच्चों की, और जितने सारे एपीएस के बच्चे थे, उन्होंने उस दिन अपनी माँ खो दी, वो शहीद हो गई। लेकिन उनका एक अपना साहबजादा वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। शहीद के बेटे अहमद काजी, ताहिरा काजी साहिबा के साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। अहमद, थैंक यू सो मच। सानेहा इसने तमाम पाकिस्तानियों को इस तरीके से लर्जा दिया था कि हर आंख खश्क बार थी। मुझे याद है उस टाइम पर मैं भी स्क्रीन पर बैठी थी और आंसू थे कि रुक नहीं पा रहे थे। लेकिन ताहिरा काजी साहिबा ने जो अल्टीमेट सैक्रिफाइस दे दिया, जो शहीद की उन्होंने जो वसाल होता है, जो अल्लाह ताला के पास जाना होता है, उसको जिस तरीके से एम्ब्रेस किया, आज भी आप अपनी वालिदा के उस अल्टीमेट सैक्रिफाइस को सोचते हैं तो कैसा महसूस होता है? देखिए, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग, और इट आल्सो फील्स रियली गुड कि मतलब 7 साल पूरे होने को आ रहे हैं और अभी भी जिस तरह से वो ज़ख्म हमारे दिल में ज़िंदा है, उसी तरह ही पूरे मुल्क में इसको फील किया जाता है। सो इट आल्सो फील्स वेरी गुड फॉर अस एज वेल। जहाँ तक उनके एम्ब्रेस करने की बात थी, आई थिंक उसमें पूरी कमिटमेंट की एक पूरी एक एग्जाम्पल मौजूद है अंदर। जिस स्कूल को उन्होंने कभी छोड़ना ना चाहा, जिसके बाद जो कि बहुत लोगों ने उनको से ज़्यादा अच्छे ऑफर्स दिए, बट शी जस्ट वांटेड, शी थॉट कि इनके बगैर ये स्कूल चल ही नहीं पाएगा, वो उसी सोच के साथ थी। और उस दिन जब वो देख रही थी कि जो स्कूल, जो इन्होंने इतनी मेहनत से 20 साल 21 साल अपनी ज़िंदगी के लगा के इतना कुछ किया उस स्कूल के लिए, इतना कुछ बनाया, जब वो उनके हाथ से इस तरह से जा रहा था, बच्चों को इस तरह बेदर्दी से मारा जा रहा था, तो आई थिंक वो उनके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल था। और एक तरह से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर वो किसी तरह से किसी मुआवजे से बच भी जाती तो शायद वो उस तरह से फिर से उसको वो एब्जॉर्ब ना कर पाते, क्योंकि वो एक पूरा स्कूल उनके साथ गया है उस वाक़े में। और उनकी कमिटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने इस दिन पे हमसे भी बात करना दोबारा नहीं समझा। जब ये इवेंट शुरू हुआ, उनकी शहादत और ये जो अटैक है, इसके बीच का 1 घंटे का दौरानिया था। और मेरा एक भाई जो है वो स्पेशल चाइल्ड भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमें कम्प्लीटली साइडलाइन कर दी, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने हमें इतना एम्पावर कर दिया है कि शायद हम जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन उनको बचाना, उनके लिए खड़ा होना उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी समझा। और उसी में अल्लाह ने उनको ऐसा रुतबा दे दिया है कि जो कि बहुत लोग ख्वाहिश भी करते हैं, लेकिन जब अल्लाह चुनता है तो अल्लाह उन्हीं को चुनता है जिनको वो देना चाहता है, और उनको दिया। और आप अभी थोड़ी देर पहले 16 दिसंबर से रिलेटेड बात कर रही थी, तो मेरे वालिद साहब कहा करते थे इस वाक़े के बाद, वो 16 दिसंबर जब वो 1971 का था, उसका जो सरेंडर हुआ था, उसमें वो भी थे। और वो कहते हैं हमने वो जंग जब लड़ी तो हमें रोज़ नज़र आता था कि आज हमारी शहादत का दिन है। हमारी इतनी मुशक्क़त के बावजूद जब हमें वहाँ शहादत नहीं मिल सकी, और मेरी बेगम को स्कूल में आके उसी 16 दिसंबर को स्कूल में आके उनको वो शहादत का दर्जा नसीब हुआ, तो वो अल्लाह ही चुनता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इट मेक्स आवर हार्ट ट्रेम्बल टू हियर इट फ्रॉम यू अहमद, जिस तरीके से आपके वालिद, आपकी फैमिली ने उस मोमेंट को लिव किया होगा, और किस तरीके से प्राइड एंड एट द सेम टाइम सेंस ऑफ लॉस आपके घर में जिस तरीके से पूरे मुल्क ने महसूस किया। लेकिन यकीनन जिनके घर पर शहादत हुई होती है वो यकीनन ज़्यादा महसूस करते हैं। अहमद, एक ऐसे शहीद के साहबजादे होने की हैसियत से अब 7 साल बाद मुल्क को जिस पॉइंट पर देख रहे हैं, व्हाट वुड यू चेंज? क्या चीज़ ऐसी है जो आज आप मुख्तलिफ देखना चाहेंगे मुल्क के अंदर? वो जो अल्टीमेट सैक्रिफाइस आपकी वालिदा ने उस टाइम पर तकरीबन 150 बच्चों ने, टीचर्स ने दिया,
उसके बाद आज जो सिचुएशन है, क्या चीज़ मुख्तलिफ देखना चाहिए? एक चीज़ मैं स्ट्रांगली बताना चाहूँगा, ठीक है जो इंसिडेंट हुआ उसमें उनको शहादत मिली, लेकिन एक चीज़ जो हम लोग इग्नोर करते हैं, इट वाज एन इंसिडेंट जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग नेग्लिजेंस का भी रिजल्ट था। बहुत सारे फैक्टर्स कन्वीन हुए तो इस तरह का एक वाकया होता है और पाकिस्तान भी हिला, और उसका रिजॉल्व हमने ज़रब के फॉर्म में देखा कि बहुत सारा हुआ। लेकिन आई थिंक 7 years डाउन द लेन अब हम फिर उसी तरफ जा रहे हैं। मुझे अभी जो हम एक निगोशिएशन की तरफ जा रहे थे, उसके बाद वो निगोशिएशन के बाद जो वापस हमें जो एक बैकलैश मिला है, आई थिंक हमने अभी भी अपने फुल लेसन्स नहीं लर्न किए हुए हैं। अभी भी हम लोग बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमारे मुल्क में हो रहे हैं जो कि डिस्टर्बिंग है, उससे ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें हो नहीं सकती। आई थिंक अभी भी हमें बहुत सारे लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है एज अ विक्टिम। आई फील इट एंड आई वुड रीटरेट इट ऑन दिस 16 दिसंबर कि जी इस तरह का वाक़या हम फिर कभी नहीं देखना चाहेंगे और हम पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि जो दुख उस दिन हुआ था, जो 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 ज़ख्म उस दिन लगा था, उस टाइम का जो ठीक है हमने अपने वालदा को खोया, और ऑब्वियसली वालदा की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती, पेरेंट्स की जनरल कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती, लेकिन वालदा फिर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन उस दिन का जो नज़ारा था, जो क़यामत जैसा नज़ारा हमने देखा था, जिस तरह से हमने वो CMS में उनके जो OPD का जो पूरा फ्लोर था जिसमें 4 लाइंस में बच्चों की डेड बॉडीज फैली हुई थी, वो जो हमने जिस तरह से देखी थी, जिस तरह बेदर्दी से उनको मारा गया था, और लिटरली वो चूज़ किया जा रहा था हर वालिदैन को, हर विक्टिम को या हर विक्टिम की फैमिली को ये कहा जा रहा था कि तुम इस टॉर्चर से गुजरो और इसमें देखो कि तुम्हारा वाला है कि नहीं है। और यही फिर दूसरे अस्पताल में वो कभी नहीं भूलेगा, उसका नाइटमेयर्स हमेशा आते रहेंगे। और आई थिंक जो रिजॉल्व हमने तब लिया था, उसी रिजॉल्व के साथ हमें अभी भी आगे बढ़ना पड़ेगा। हम शायद फिर हमारी यादाश्त कंपैरेटिवली कमज़ोर होती है, हम शायद फिर उसको थोड़ा सा रिजॉल्व को भूल रहे हैं, और शायद यही वजह है कि कुछ ऐसे वाक़यात फिर होने लग गए हैं जो कि एक बहुत बुरे वाक़े की तरफ भी लेके जा सकते हैं। सो एज अ विक्टिम, एज एन अफेक्टी ऑफ दैट इंसिडेंट, मेरी सबको यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ ये हो चुका है एक दफ़ा, जिन्होंने झेलना था उन्होंने वो भूले नहीं हैं, वो झेल रहे हैं, वो ज़िंदगी भर झेलेंगे उसको, लेकिन प्लीज़ उसकी तादाद बढ़ाएं मत, उसी रिजॉल्व के साथ वो करें ताकि इस तरह का दिन इस मुल्क को कभी फिर ना देखना पड़े। आमीन सुमा आमीन। अहमद काजी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन माय शो। नाज़रीन, ये बात जो आखिर में अहमद ने कही है कि वही चीज़, वही रिजॉल्व जो हम लोगों ने उसके फ़ौरन बाद देखा था 16 दिसंबर के उस दर्दनाक सानहे के बाद, वो सानहा जिसके अंदर हमारे नन्हे फूल हमसे छीन लिए गए थे, वो रिजॉल्व हमें वापस लाने की ज़रूरत है। क्या हम भूल गए शोहदा को? क्या हम वो शोहदा जिन्होंने इस मिट्टी को अपने खून से सेंचा है, हम उनको भूल तो नहीं रहे? हम ये तो नहीं भूल रहे कि हमारे दुश्मन कौन हैं, और वो दुश्मन अब भी घात लगाए बैठे हुए हैं हमारे शोहदा को, चाहे वो APS सानहे के हों, वो नन्हे शोहदा हों, वो ताहिरा काजी साहिबा जैसे दीदा दलेर शोहदा हो, 71 के अंदर हमारे शोहदा, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली जो पाकिस्तान से प्यार करते थे, या जो नाहक मारे गए, उन तमाम को हमारा सलाम। अनीका निसार को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआ गो रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।